नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। अमरवाड़ा के उपचुनाव का मतदान 10 जुलाई को होगा। अमरवाड़ा में होने जा रहा यह विधानसभा उपचुनाव जीतना जहां बीजेपी के लिए चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा में बुरी हार के बाद कांग्रेस के लिए यहां की जीत किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। वहीं प्रदेश में सरकार होने के बाद भी अगर यह सीट बीजेपी अपने कब्जे में नहीं ले पाई तो एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। कांग्रेस और भाजपा के साथ यहां गोंगप्पा यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अमरवाड़ा को लेकर क्या कहा। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भाई कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं। मैं अमरवाड़ा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं, इस लोकतंत्र के महापर्व के इस विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपका एक मत अमरवाड़ा विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करेगा। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी मतदाता भाई और बहनों से अधिक मतदान करके लोकतंत्र के अमरवाड़ा विधानसभा के इस पर्व में अपनी भूमिका निभाएं। तो चलिए सीधे चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है अमरवाड़ा का उपचुनाव। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का पहला उपचुनाव है। कितना खास है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कांग्रेस के लिए बुरी हार के बाद पहला उपचुनाव जीतू पटवारी के लिए और कमलनाथ के लिए, खासकर नकुलनाथ के लिए, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले का अमरवाड़ा और अमरवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, क्योंकि पिछले 3 बार से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में कमलेश शाह लगातार जीतते आ रहे थे चुनाव, और इस बार उन्होंने पलटी मारी। भाजपा से उम्मीदवार हैं। भाजपा ने भी एक ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा जताया है जो कांग्रेस से आया, लेकिन कांग्रेस ने भी ऐसे उम्मीदवार पर दाव लगाया जो वहां जनजातीय वर्ग की आस्था का प्रतीक। बहुत सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रवि अवस्थी जी, पॉलिटिकल एडिटर हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भानु चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। भानु चौबे सर, अमरवाड़ा किसके लिए चुनौती और किसके लिए साख का सवाल और किसके लिए नाक का सवाल? ये चुनाव बीजेपी जीते ताकि उसकी 29 सीटों की जो लड़ी बनी है उसमें कोई भी ऐसा अवरोध ना आए, व्यवधान ना आए, और जीत कर यह बताने की कोशिश कि जो शासन चल रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये मुश्किल है कि वो उसके पास संगठन की शक्ति कमजोर है, वरना उसे ज्यादा जरूरत है ये चुनाव जीतने की, ताकि वो बताए कि ये जो आयाराम गयाराम पुरस्कार योजना है इसका क्या नतीजा होता है, कैसे बनती है, क्या होता है, और इसको कैसे हतोत्साहित करना चाहिए। इस स्थिति में कांग्रेस है नहीं बताने की। और कमलेश शाह जो पलटी मार के आए हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं, और ये खूब प्रचारित भी हुआ है कि कैसे पलटी मारी। और मैं समझता हूँ कि जो संस्कृति नई पैदा हो रही है देश में, राजनीतिक संस्कृति, और मुझे माफ करिए पिछले 10 साल में इसके अनेक उदाहरण मिल गए हैं और लगातार मिले, कई बार मिले। इससे किसी शासन का, किसी सत्तारूढ़ दल का दोष है या अच्छाई है या बुराई है, अभी हम इस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसे अनेक उदाहरण मिले जब ये इस पुरस्कार योजना जो आयाराम गयाराम की है उसमें उसको बढ़ावा मिला, उसको आगे बढ़ाया गया और सत्ता पक्ष उसे आगे बढ़ाता दिखा। तो ये अब इस लिहाज से देखें तो चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है ताकि उसकी योजना ये बनी रहे, सफल रहे।
और मैं सोचता हूँ एक पत्रकार के तौर पे कि जैसे नजर का टीका लगता है, ये सीट कांग्रेस पे मिल जानी चाहिए, नजर का टीका लगा रहेगा बीजेपी पर। नजर का टीका लगा रहेगा मतलब ये जो आया राम गया राम की परंपरा है, इसको जनता को जवाब देना चाहिए, डॉक्टर भानु चौबे सर कह रहे हैं। देवदत्त जी, क्या लगता है कि अमरवाड़ा का उपचुनाव पूरी ताकत भाजपा ने झोंकी है, तो जीतू पटवारी ने कम से कम 100 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं वो, और 100 से ज़्यादा गांवों में उन्होंने मांगे हैं वोट कांग्रेस उम्मीदवार के लिए। कांग्रेस ने एक बेहतर उम्मीदवार दिया, इसमें तो कोई संशय नहीं, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ ने भी आखिरी दौर में बड़ी ताकत झोंकी है। तो ये उपचुनाव कमलनाथ नकुलनाथ के लिए मायने रखने वाला है, कांग्रेस के लिए अहम है, भाजपा के लिए साख का सवाल है, या भाजपा के लिए कोई चुनौती भी है वहां? देखिए, ये भाजपा के लिए है प्रतिष्ठा का, और कांग्रेस में कमलनाथ नकुलनाथ के लिए। जिस तरह छिंदवाड़ा लोकसभा हारे, यदि एक उपचुनाव जीतते हैं तो उनको थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी, जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को ऊर्जा मिली है वैसे ही, क्योंकि विधानसभा लोकसभा करारी हार हुई है कांग्रेस, और कांग्रेस ने इसी के तहत सबसे पहले तो उन्होंने उम्मीदवार चयन में बहुत चतुराई से आचलपुर का जो वहाँ का आश्रम है जहाँ आदिवासियों की आस्था है, उस दरबार के सेवादार हैं, उनके बेटे को धीरेन्द्र शाह को टिकट दिए कर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि आदिवासी तो आस्था का पक्का होता है, बात का पक्का होता है, तो उसी लाइन पे चलता है वो। लेकिन भाजपा तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चुनाव हो बहुत शिद्दत के साथ लड़ती है। सत्ता और संगठन ने पिछले 15-20 दिन में वहाँ जिस तरह से बूथ स्तर पर जमावट की है, हर मतदाता तक पहुँचने की कोशिश की है, इस कारण ये चुनाव बड़ा रोचक हो गया है और मुकाबला आसान नहीं है किसी के लिए। एक तरफ भाजपा ने विकास की दुहाई दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आस्था की बल पर एक धोखेबाज कमलेश शाह को निरूपित करते रहे। कांग्रेस की जो भी सभाएं हुई हैं, इन्होंने धोखा दिया कांग्रेस को, कमलनाथ को, जिस पार्टी ने इनको 3-3 बार विधायक बनाया, सब कुछ दिया, तो उनकी अपनी मजबूरी थी कमलेश शाह की कि जो भी दबाव में वो गए हैं। अपनी पत्नी के जो जांच आज नगर पालिका के कार्यक्रम, बहुत सारे मुद्दे, तो कुल मिला के दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना जिसको कहते हैं, हर स्तर पर, बूथ स्तर पर, सभा, रोड शो। आप सोचे कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कभी भी उपचुनाव में 1-2 बार जाता था, सभाएं लेके आ जाता, लेकिन जीतू पटवारी अधिकांश समय वहीं डेरा डाले रहे और गांव-गांव बैठ के कार्यकर्ताओं के भोजन, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो मरता क्या न करता जैसी स्थिति, तो भाजपा भी इसी तरह से ले रही है। एक बड़ा ऐसे समय उपचुनाव हो रहा है जो लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी जो परिदृश्य बदला है, उसमें थोड़ा सा भी भाजपा अपने दम पर नहीं आ पाई, तो उसका थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ। कांग्रेस जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने तो उनका भी मनोबल बढ़ा। तो इस कारण आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत होता है तो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस सहायक हो जाते हैं, पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम करने लगते हैं। ठीक बात। तो ये जो परिवर्तन है वो देखने को ही मिला अमरवाड़ा में कि कांग्रेस की पूरी शिद्दत से काम कर रहे थे, तो भाजपा में जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसके कारण नेता उनके समर्थक संतुष्ट बढ़ रहे हैं। इससे भाजपा और सत्ता संगठन को खासकर मोहन यादव, मुख्यमंत्री और बी.सुंदर शर्मा से ज्यादा जोर लगाना पड़ा, क्योंकि उत्साह की कमी के कारण उनको लगा कि चुनाव बड़ा मुश्किल दौर में जा रहा है। उन्होंने फिर भी आखिरी समय पूरी ताकत झोंकी। आदिवासी मंत्री संतृप्त किया हुई थी तो वही तैनात किया हुआ है, हेमंत खंडेलवाल, तो सब तरह के व्यवस्थाएं बूथ स्तर पर की गई। देखना है 10 जुलाई को मतदान कितना होता है, 13 जुलाई को पता चलेगा। चलिए रवि अवस्थी जी, सबसे ज़्यादा देखिए आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, सबसे ज़्यादा मतदाता भी इसी वर्ग के हैं, करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, 2 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। तो ये जो मतदाता हैं 2,55,000, इनमें 1,14,000 करीब जो मतदाता हैं वो अनुसूचित जनजाति के। ऐसे में सारा फोकस उन्हीं मतदाताओं पर, उन्हीं के जो जुड़े हुए लोग हैं या धर्म आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कांग्रेस लेकर आती है,
राजा जो कहे जाते हैं उनको भाजपा लेकर आती है, लेकिन ताकत जैसे झोंकनी चाहिए। या जो चुनाव में देखिए संसद सत्र इस बीच में चला तो जो उपचुनाव की जो गर्माहट थी वो थोड़ी सी ठंडी हुई, पर यदि 35 स्टार प्रचारक भाजपा के करीब करीब 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस से दिखे नहीं उधर। कमलनाथ नकुलनाथ की कही जा रही थी तो वो तो 3 दिन लास्ट में दिखाई दिए, और हालांकि इमोशनल भावुक भी हुए। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव यदि कांग्रेस के पास आता है तो ये कांग्रेस के लिए, कमलनाथ के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, या कांग्रेस के जीतू पटवारी के लिए, या फिर भाजपा का जो सरकार का पहला उपचुनाव है, तो प्रतिष्ठा किसकी ज्यादा दांव पर है, नुकसान किसको ज्यादा होगा ये चुनाव हारने से? देखिए मैं जी, हालांकि ना तो इसके नतीजे से मतलब चुनाव से मतलब सत्ता की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, ना विपक्ष की कोई ताकत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल यही है कि जो सियासी धारणा है कि अब स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, और लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह करारी शिकस्त मिली है वो उससे कहीं ना कहीं वो आहत तो हुए हैं। और आहत वो केवल कमलनाथ नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस आहत हुई कि एक सीट थी वो भी चली गई और सिफर मामला हो गया। तो निश्चित तौर पर दरी खींचने का काम, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने का काम एक तरीके से हुआ है। तो वो बीजेपी को उसमें एक बड़ी सफलता इसलिए कही जा सकती है कि देखिए चुनाव में एक प्रचार तो खैर ठीक है अपनी जगह, 10-15 दिन जो प्रचार होता है वो एक अलग बात होती है, वो केवल एक तरीके से मतदाता को बताने के लिए होता है कि भाई ये प्रत्याशी है। लेकिन ज़्यादातर जो अंदरूनी तौर पर जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में वो करके दिखा दिया है। और उसके चलते आप देखिए पूरी 29 की 29 सीटें जो है कहीं ना कहीं, और वो भी कई जगह आप देखिए बड़े मतों के अंतर से बीजेपी जीती है। लोग छिंदवाड़ा भी उनमें एक है और अमरवाड़ा भी इसी में आता है। अब आप जो कह रहे थे कि प्रचार में कहीं कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं दिखा, तो चूंकि देखिए एक उपचुनाव, चूंकि अमरवाड़ा आदिवासी अंचल है और आदिवासी अंचलों में जो मतदाताओं की जो आबादी होती है वो बहुत छोटे छोटे मजरे टोलों में बटी रहती है। और वैसे भी अमरवाड़ा का जो 80% हिस्सा है वो फॉरेस्ट एरिया है, जंगली इलाका है ज़्यादातर। वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी का काम नहीं होता है, मतलब लघु वनोपज या तमाम इन तरह की चीज़ों पर वहाँ के लोग ज़्यादा आश्रित हैं, या फिर मजदूरी श्रमिक वर्ग के लोग हैं। तो स्वाभाविक भी है कि मैं इसी वजह से मुझे लगता है कि वो वहाँ पर जो घर घर सेंध लगाने वाला जो काम है वो ज़्यादा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। लेकिन सवाल ये है कि देखिए कांग्रेस की तरफ से इसलिए भी मतलब मुझे लगता है कि कमज़ोर रहा है क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की, आपको बड़े नेता तो दिख रहे हैं आते हुए कि देखिए पूर्व विधायक कमलेश साय आ गए बीजेपी से, अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, और भी कई पूर्व विधायक आ गए, महापौर पार्षद आ गए, छिंदवाड़ा से हैं लेकिन अमरवाड़ा से भी कई नेता जो हैं वो आ गए। तो एक तरीके जब कोई बड़ा नेता आता है तो स्वाभाविक तौर पर उसके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव जब बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आपके पास टीम ना हो, टीम नहीं है तो फिर आप छोटे छोटे मजरे टोलों तक कैसे पहुंच पाएंगे। और मुझे लगता है कि वो काम बीजेपी ने ज़्यादा मुस्तैदी से किया है, भले ही उसका प्रचार ज़्यादा ना हुआ। तो इस नाते अच्छा तीसरा बड़ा एक फैक्टर है वो अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर है, वो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा होना। जो गौंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी से जो देवरावन भलावी खड़े हुए हैं, आप देखिए 55,000 वोट उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान हासिल किए थे। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में वो 18,000 वोट अमरवाड़ा से ले गए। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि गौंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी की जो सक्रियता है, भलावी भी काफ़ी वहाँ पे पॉपुलर रहे हैं, और जिस तरीके से वो वोट काटने का काम करते हैं। तो देखिए चूँकि जो परंपरागत वोट है कांग्रेस का, उसी में वो उनकी सेंधमारी करते हैं गौंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी। क्योंकि बीजेपी की तो अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो छिंदवाड़ा में शून्य जैसी स्थिति थी, क्योंकि कभी जीती नहीं। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में सातों सीटें जो है कांग्रेस जीत गई थी। तो इससे आप अंदाजा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले और जिस तरीके की तैयारी बीजेपी ने करी है कि वहाँ कई विधानसभा, केवल अमरवाड़ा ही नहीं, आसपास की और कई विधानसभा क्षेत्र, पांडुर्णा और तमाम जगह जो है किस तरह जो सेंधमारी की है, वो सेंधमारी मुझे लगता है। और फिर अभी जो फिर नए नए सांसद बने विवेक बंटी साहू, उनका तो और बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। तो ऐसे में कई एक तरीके से देखा जाए कई नए नवाचार है। मुझे लगता है कि ये अब जो स्थिति है वो यही लगती है कि बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर, हालांकि कांग्रेस ने भी वो काम किया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन टीम वर्क जो है मुझे लगता है टीम बड़ी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पास है।
और अब लेकिन इसका लेकिन फायदा एक कार्ड तो देखिए, इमोशनल कार्ड तो कांग्रेस के पास है, अब क्योंकि सवाल ये इमोशनल कार्ड का बात कर लें। देखिए अभी एक तरफ महल का प्रत्याशी है, दूसरी तरफ जो धार्मिक स्थल है धूनी वाला है, आंचल खेड़ा धूनी वाले स्थल है, उसके मुखिया के बेटा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो राशन की दुकान पे सेल्समैन का काम किया करते थे और उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, धीरेन्द्र शाह। तो आप देखिए कि मुकाबला कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति से एकदम निचले स्तर के मतलब लो प्रोफाइल उम्मीदवार के बीच में है। अब वो धार्मिक आस्था वाला मामला कितना वो भुना पाती है कांग्रेस, क्योंकि कहा भी यही जा रहा है। देखिए अब वो एक अलग बात होती है कि कितना भुना पाती है या कितना वो उसके पक्ष में आ पाते हैं आदिवासी मतदाता। देखना होगा। भानु चौबे सर, देखिए जनजातीय वर्ग का एक प्रभाव देखिए, जीतू पटवारी जाते हैं तो फिर वो भी खाना खाते हैं किसी के घर में, डॉक्टर मोहन यादव जाते वो भी खाते, नकुल नाथ तो जुताई और बुवाई करने लगते हैं, जीतू पटवारी जुताई करने लगते हैं, और जो सांसद बने हैं नवनिर्वाचित विवेक बंटी साहू, वो पाटा चलाने लगते हैं खेतों में जाके। सारे प्रयोग कर लिए गए, लेकिन इन प्रयोगों के बीच में गोंगप्पा कितना नुकसान किसका कर सकती है? भानु चौबे सर, देवदत्त जी, कितना नुकसान कर सकती है गोंगप्पा? देवदत्त जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद देवदत्त जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई कनेक्टिविटी में दिक्कत। आवाज आ रही है जी देवदत्त जी, हाँ जी आवाज आ रही। कितना नुकसान कर सकती है गोंगप्पा? जब चुनाव होते हैं हम्म तो ध्रुवीकरण मतदाताओं का दो प्रमुख पार्टियों में हो जाता है। फिर तीसरी पार्टी को कितने भी प्रभावशाली हो, वोट नहीं उसको लोग देते। ये देखते हैं कि जिनको बीजेपी को हराना है वो कांग्रेस को देते, जिनको कांग्रेस को हराना वो भाजपा को देते। ठीक बात। अन्य चुनाव में चल रहा, मध्य प्रदेश की तो दूर चली राजनीति है ही सही। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि सब दल निर्दलीय सब सफाया हो गए, केवल एक बड़ी मुश्किल से वो समीकरणों के तहत बाप पार्टी का जीता था, बाकी पूरे बीजेपी और कांग्रेस में बट गए थे विधायक। ठीक बात है। तो और ज्यादा हो गया है, और जिस तरह से जोड़ लगाया है दोनों दलों में एक एक मतदाता तक, तो मुझे लगता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए भानु चौबे सर, देखिए सभी ने सभी जतन कर लिए हैं। कहते हैं ना कि जो है एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। तो पहुंच गए नेता, किसी ने बुवाई कर ली, जुताई कर ली, जनजाति वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ खाना खाने का सब फोटो खिंचा ली, और सभी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया कि चलिए सहानुभूति भी मिल जाए। तो ये जो जतन है, इन जतन का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक तरफ देखिए हाई प्रोफाइल और एक तरफ लो प्रोफाइल और आस्था का केंद्र, यहाँ पर चुनाव फंसा है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी कहीं कमजोर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, काफी वोट लिए हैं उस पार्टी ने। गोंडवाना पार्टी के जो अधिक वोट मिलने की कहानी है वो लोकसभा में भले छोटी दिखाई दी हो सकता है कि इस विधानसभा उपचुनाव में बड़ी दिखाई दे, क्योंकि एरिया कम है, मतदाता कम है। और दूसरी बात यह है कि सारा जो खेल है वो मतदान प्रतिशत पर निर्भर करेगा। मतदान कितना होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर महत्वपूर्ण बात पूरी मतदान अधिक हुआ तो हम ये फिर आकलन कर सकेंगे कि किसकी वजह से कौन जीता और कौन हारा। फिलहाल तो मतदाता के हाथ में चाबी है कि वो पहले वोट देने जाए, निकले घर से। और मेरा ख्याल है कि वो मैं फिर से कहूंगा कि वो कांग्रेस के लिए ये एक मौका है कि वो अपना जो मध्य प्रदेश में जहाज डूबा है उसका एक थोड़ा सा हल्का सा एक मौका ले ले उसमें कि हम फिर से आ गए हैं, और इससे बड़ी कोई हार जीत का प्रश्न नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर फूटेगी कि चलिए कांग्रेस अब मीटिंग कर रही है, एकजुट हो रही है, तो शायद सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो गए। ये उम्मीद के साथ कांग्रेस इस उपचुनाव में कुछ आस रखेगी। भरोसा कितना है कांग्रेस को ये तो नहीं कह सकते, लेकिन रवि अवस्थी जी, सवाल कई हैं इसमें।
नकुलनाथ कमलनाथ को जितनी संजीदगी से, जितनी जिम्मेदारी से, जितनी तटस्थता से वहां दिखना था चुनावी मैदान में, सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जो है भरपाई कर दी उधर के, चलिए हमारी भी मौजूदगी रही, नकुलनाथ भी रहे, कमलनाथ भी रहे, एंड टाइम पर आए। जबकि उपचुनाव की आहट तो पहले से ही थी जब कमलेश साय ने छोड़ी थी भाजपा, वो कांग्रेस। देखिए बिल्कुल मैं जी, हालांकि नकुलनाथ ने जब बयान जरूर दिया था कि मैं छिंदवाड़ा छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके की सियासत जो कांग्रेस में स्थिति बनी है कमलनाथ को लेकर, कमलनाथ कहीं ना कहीं खफा नज़र आते हैं और उसके चलते अब मुझे नहीं लगता कि उनका छिंदवाड़ा पे भी ज़्यादा कहीं कोई फोकस, क्योंकि देखिए नामांकन भराने के बाद जो है, उसके बाद जैसा आपने सही कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही नज़र नहीं आए, अभी 2-4 दिन पहले जरूर सक्रिय हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि जो एक जाजम खींचने का काम बीजेपी ने वहाँ किया है वो अमरवाड़ा में भी नज़र आता है। और जब मैंने कहा ना कि जब आपके पास टीम नहीं है तो आप ठीक है 1-2 फोटो खिंचा लीजिए कहीं हल चलाते हुए या बोनी करते हुए, मगर उससे कोई बहुत बड़ा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि मैंने कहा ना कि वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, अगर उसे देखें तो 80% जो है वो बंद क्षेत्र है और ज़्यादातर मतदाता जो है वो छोटे छोटे मजरे टोलों में निवास करते हैं और सूचना तंत्र से उनका उतना वास्ता नहीं है जितना शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर मतदाताओं का हुआ करता है। इसीलिए अब वो तो वही बात है ना कि आप तो बस यही है कि कितने सरपंचों को आपने पटाया है, कितने को अपने प्रभाव में ले रखा है और वो क्या मैसेज अपने गाँव के मतदाताओं को देते हैं। क्योंकि आज भी देखिए ये कड़वा सच है कि आदिवासी अंचलों में, चाहे वो झाबुआ अलीराजपुर का बेल्ट हो या फिर बाकी किसी और अन्य आदिवासी बाहुल जिला हो, विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ आज भी लोग सरपंच के गांव के मुखिया के कहने पर वोट डालते हैं। जहाँ मुखिया ने कह दिया भाई वोट जाना है, अब वो मुखिया को किसने पटाया किसने नहीं पटाया वो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि वही तमाम मतदाताओं को प्रेरित भी करता है कि वोट डालने जाना है और उसके बाद ही फिर वोटिंग होती है। तो ये बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जो ज़मीनी स्तर पर जो व्यावहारिक एक तरीके से चुनाव प्रचार का जो बहुत व्यावहारिक पक्ष है, क्योंकि मतदान दिवस पे जो जितना ज़्यादा सक्रिय, जिसके पास जितनी बड़ी टीम, जो जितने ज़्यादा मतदाता निकाल पाता है, वो बहुत मुझे लगता है कि उससे काफ़ी चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं बिल्कुल परिणामों की दिशा जो है एंड टाइम पर भी बदली जा सकती है। देखिए प्रचार अपनी जगह है, लेकिन अब वो तो सबको पता है कि एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से और कमलेश साय को भी अनजान चेहरा नहीं है, तीसरी बार के विधायक है। धीरेन्द्र साय के बारे में भी ठीक है भाई, वो धूनी वाले दरबार के एक मुखिया के बेटे हैं। तो वो तमाम चीजें हैं। अब अनुसूचित जनजाति का जो मतदाता है, जो अच्छा देवदत्त दुबे जी, जीते तो कमलनाथ को श्रेय, जीतू पटवारी इतने लगे रहे उनको, क्या यहाँ पर ये भी खींचतान होगी क्या? अभी जीते तो और हारे तो फिर किसके सर ठीक रहा? देखो, यदि आप यश लेते हैं तो यश भी आपको ही भोगना पड़ेगा। तो दोनों जन भोग चुके विधानसभा चुनाव में, कमलनाथ और लोकसभा चुनाव में जीतू पटवारी, दोनों को अपयश हाथ लगा है। अब जो भी यश मिलेगा वो दोनों के खाते में जाएगा, क्योंकि यदि कमलनाथ वहाँ आखिरी 2-3 दिन में सक्रिय नहीं होते तो भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनती। और जीतू पटवारी ने तो हमको तो यहाँ तक हो गया। बिल्कुल ठीक बात। तो भानु चौबे सर, क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? जीता तो किसको श्रेय? कांग्रेस जीती थी, और देखिए भाजपा जीती तो संगठन को ही श्रेय देती, अपने कार्यकर्ताओं को श्रेय देती, लेकिन मोहन यादव जी का एक वर्चस्व कायम रहेगा, बढ़ेगा कि चलिए सरकार की योजनाएं ठीक चल रही इसलिए भाजपा जीती। और कांग्रेस जीती तो कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए संजीवनी रहेगी, या जीतू पटवारी के लिए एक उम्मीद की किरण फूटेगी कि चलिए नेतृत्व अब ठीक ढंग से आया लाइन पर? देखिए, नाथ परिवार इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ क्लेम कर सके, क्योंकि उनने कुछ किया नहीं है। और जो जिस हार से गुजर के आए हैं, उसके बाद उनको उपचुनाव की घोषणा से पहले ही यहाँ आकर लग जाना चाहिए था और श्रेय ले सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत असामान्य नतीजा नहीं होगा और सत्तारूढ़ दल जीतने के अवसर अधिक हैं और भाजपा संगठन को इसका श्रेय जाएगा। मुख्यमंत्री चाहेंगे कि श्रेय उन्हें मिले, लेकिन समय बहुत उन्हें कम हुआ है कि वो योजनाओं की कुछ प्रभाव को अपने खाते में जोड़ सकें। फिर भी मुख्यमंत्री कुछ तो श्रेय ले ही लेंगे वो। चलिए, तो रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे, एक लास्ट कमेंट
कि ओवरऑल स्थितियां जो हैं उसमें सिर्फ अब 13 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा वोटिंग के बाद, या मतदाताओं का मूवमेंट भी डिसाइडिंग होगा कि कितने % वोट होते हैं, उसके बाद तय होगा, उसके बाद आंकलन ज़्यादा लगाए जा सकेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए महेश जी, हालांकि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो हालांकि पिछले 20-25 सालों में जो 2 दशक में जो रोजाना बना है वो ट्रेंड, वो तो यही कहता है कि ज़्यादा मतदान हमेशा बीजेपी के पक्ष में गया है। लेकिन कई बार परिस्थितियां भिन्न भी हो जाती है और ज़्यादा मतदान होता है तो स्वाभाविक तौर पर चिंताएं सबकी बढ़ जाती हैं, चिंता सत्ता सबकी पक्ष बढ़ की जाती और है। ऐसे में विपक्ष लगता है मुझे कि मतदान प्रतिशत तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जीत हार स्वाभाविक तौर पर अब स्थितियां वही है कि कौन कितनी वोटिंग करवा पाता है, कितने मतदाताओं को अपने निकलवा चलिए पाता है, देखेंगे उस पर कौन निर्भर करता है। कितना मतदान करवा पाता है, कौन सक्रिय रहता है जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल मैनेजमेंट किसका हावी है, ये तो जब वोटिंग शुरू हो जाएगी और जब तक वोटिंग का एक टाइम रहता है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं आ जाएंगे कि इतने फीसदी वोटिंग या इतने इस वाले बूथ पर इतना मतदान हुआ, तब तक हम कयास ही लगाते रहेंगे और उसके बाद भी कयास लगाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा फैक्ट फाइल हमारे पास होगी। बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवदत्त जी आपका भी और रवि अवस्थी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव की वोटिंग 10 जुलाई को सुबह शुरू हो जाएगी और शाम तक चलेगी। देखना है, ये उपचुनाव बेहद खास, बेहद अहम है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का पहला उपचुनाव है। तो कमलनाथ नकुलनाथ की हार के बाद, कांग्रेस की हार के बाद, प्रचंड हार के बाद कहें, और पहला उपचुनाव है। जीतू पटवारी कुछ संजीवनी दे पाते हैं क्योंकि 100 से ज्यादा गांवों में पहुंचे हैं। नकुलनाथ कमलनाथ की ऐन वक्त पर एंट्री हुई तो कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ये दुरुस्त आना क्या परिणाम बदलेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।